वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के साइंस के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, इसके पहले ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पढ़ा रखा है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला टॉपिक आपका है रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग के दो नियम होते हैं। पहला आपका होता है द्रव्य की अविनाशिता का नियम, दूसरा आपका होता है स्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। जो द्रव्य की अविनाशिता का नियम होता है, इसको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमानों का योग जो अभिक्रिया के पूर्व होता है वही अभिक्रिया के बाद होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व जो इन दोनों पदार्थों के द्रव्यमानों का योग होगा वही रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी होगा। कैसे? कार्बन का देखिए आपका परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन के एक भाग का परमाणु भार 16 होता है। 2 भाग लिया गया है तो 16 दूना 32। अब 12 और 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 44 ग्राम मिल जाएगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व जो कार्बन और ऑक्सीजन का योग है वह 44 ग्राम है। अब आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत तो कार्बन का भार है, ऑक्सीजन का 2 भाग लिया गया है, एक भाग का 16 तो 2 भाग का 32, यानी ये भी 44। तो इस तरीके से आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व जो कार्बन और ऑक्सीजन का योग था वही रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी CO2 का द्रव्यमान आया। यानी इनके द्रव्यमान में कोई हानि नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई। रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व जो इनका द्रव्यमान था वही रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी है। यही द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। एक एग्जाम्पल और आप देखिएगा, एक एग्जाम्पल आपकी बुक से है। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से 18 ग्राम जल बना। ये आंकड़े रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि करते हैं, कारण सहित बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन का जो भार होता है 1 ग्राम होता है एक पार्ट का, तो 2 पार्ट लिया गया यानी H2 दे दिया है 2 ग्राम। ठीक, फिर 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम लिया गया है। रासायनिक संयोग से 18 ग्राम जल बनता है, यानी जल का सूत्र क्या होता है H2O और ये 18 ग्राम है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व जो इनके द्रव्यमानों का योग कितना है, 16 और 2 18 ग्राम है। और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत भी इनका जो द्रव्यमान है 18 ही ग्राम है। यानी इनके द्रव्यमान में कोई त्रुटि नहीं हो रही है, इनके द्रव्यमान का कोई भी ह्रास नहीं हो रहा है, कोई भी नाश नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से यह द्रव्य की अविनाशिता के नियम को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनका जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान था वही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी है। तो इस तरीके से आपको द्रव्य की अविनाशिता का नियम समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपका और है, इसमें ध्यान से समझिएगा। 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड तथा 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट देता है। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा यह आपको बताना है। 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका क्या होता है AgNO3। ओके, ये कितना है 170 ग्राम। फिर उसके बाद से सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके, किससे अभिक्रिया कराया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड क्या है AgCl कितना है 143.5 तथा 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है NaNO3 कितना है 85 ग्राम।
तो बोला जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान है, यहाँ पर आपको AgNO3 का भी द्रव्यमान दे रखा है, AgCl का भी दे रखा है और NaNO3 का भी दे रखा है। आपको NaCl का द्रव्यमान निकालना है। तो NaCl का द्रव्यमान निकालने के लिए करना क्या होगा, आपको 143.5 में 85 जोड़ना होगा। तो 143.5 में आप 85 जोड़ लीजिए, 143.5 में 85 आप जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पर 5.538 8 4 12 को 2 हासिल 1 1 1 2 यानी 288.5 आपका आ रहा है। 228.5 ये किसका वेट आ रहा है, AgCl और NaNO3 का। अब 288.5 में से 170 घटा दीजिए तो 5, 8 में से 7 जाएगा 1, फिर 22 में से फिर आपका 8 में से 8 सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, फिर 8 में से 0 जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, फिर 22 में से आप 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 में से आप 17 3 20 22 यानी 50, यानी जो आपके NaCl का भार आया 50.5 ग्राम। इस तरीके से आपका यही आंसर हो जाएगा, 50.5 ग्राम NaCl का भार। इस तरीके से द्रव्य की अविनाशता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होते हैं। स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है किसी भी यौगिक को चाहे आप किसी भी विधि द्वारा बनाएं, लेकिन जो तत्वों के बीच द्रव्यमानों का अनुपात होता है वो हमेशा सदैव समान होता है। जैसे आप चाहे वर्षा का जल ले लीजिए, चाहे समुद्र का जल ले लीजिए, या आप कुआं का जल ले लीजिए, या नदी का जल ले लीजिए, या कृत्रिम विधि द्वारा आप जल तैयार करते हैं, तो कोई सा भी जल हो, जल का जो सूत्र होता है H2O, तो कोई सा भी जल हो, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे नदी का जल हो, चाहे कुएं का जल हो, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 भाग लिया गया है तो 2 ग्राम हो जाएगा इसका वेट, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1:8 आएगा। यानी आप जल को किसी भी माध्यम से बनाएं या किसी भी बीज से तैयार करें, चाहे कुएं से, चाहे समुद्र से, चाहे वर्षा से, या कृत्रिम बीज से जल बनाएं, तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के बीच जो अनुपात होगा हमेशा 1:8 ही होगा। इस तरीके से स्थिर अनुपात का नियम आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताता हूँ। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आपका किसी भी गाड़ी का हो या किसी भी कल कारखाने का हो या कहीं से भी यदि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात होता है हमेशा 12:32 ही होता है। यानी जो इनके बीच जो द्रव्यमानों का अनुपात होता है हमेशा फिक्स होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने लिया, इसके पहले ऑलरेडी मैंने जल का भी बता चुका हूँ, तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। 4 से 4 3 12 फिर 4 8 32, यानी जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अनुपात होगा वो हमेशा 3:8 ही होगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। यही स्थिर अनुपात का नियम है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा द्रव्य की अविनाशता का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। यदि यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल OD स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।